हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 14th। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले सेमी इलिप्टिकल कॉइल स्प्रिंग और टॉर्जन बार क्या क्या होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सेशंस। सो इन दिस पिक्टोरियल व्यू यू कैन सी द व्हाट एक्चुअली लिप स्प्रिंग मीन्स। ओके, तो ये लिप स्प्रिंग क्या है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लिप स्प्रिंग वॉज इन्वेंटेड बाय ओबैड दी Illioite of London in 18th century. He simply peeled one steel plate on top of the another, pinned them together and shackled each into the carriage. It was the first ever lip spring used on vehicle. तो इसने क्या किया ये बंदे ने, तो ये जो स्टील के प्लेट्स होती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दी और उसको शैकल कर दिया, यानी कि अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ। ओके, तो क्या होगा, इसका जो आर्क है ये आपका सस्पेंशन सिस्टम के साथ साथ आपको कंफर्ट फील कराएगा। ओके, ये आर्क है, इसमें पहले स्टील की प्लेट है, दूसरा स्टील का प्लेट है, छोटा स्टील प्लेट है, छोटा 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 होते जा रहा है। इट इज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज लैमिनेटेड और कैरियज स्प्रिंग एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग और कार्ट स्प्रिंग। Semi-elliptical is mostly used in trucks, buses for rear end and front suspension and in some cars also, but ये जनरली ट्रक्स में और बसेस में आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये काफ़ी हेवी लोड ले लेते हैं, तो इस वजह से ये हेवी बसेस में, हेवी ट्रक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो पीछे हमने पिक्टोरियल व्यू देखा था ये उसका एक सिमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक बॉडी फ्रेम। तो ओके, ये फ्रेम जो भी है आपकी चेचिस फ्रेम है, इसके साथ आपको एक पीछे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक कंपोनेंट और एक फ्रंट कंपोनेंट है। फ्रंट कंपोनेंट को आप बोलेंगे शैकल। ठीक है, उसके साथ साथ ये शैकल के जो आइज़ होती है, ओके, ये स्प्रिंग की आइज़ होती है, ये फ्रंट और रियर में अटैच किया गया होता है। उसके बाद जो ये सबसे मेन पहला वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है प्लेट या फिर लीफ, इसे लीफ किया जाता है। ओके, ये होता है मास्टर लीफ, यानी कि सबसे मेन और जो अटैच किया गया होता है दोनों शैकल के साथ आपके फ्रेम से, यानी कि चेचिस से। ओके, उसके साथ फिर ये छोटे 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 स्टील के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे लीव्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये सारे लीव्स एक दूसरे से एक क्लिप के साथ और एक स्ट्रैप के साथ ज्वाइन कर दी जाती होती है। ओके, उसके बाद जो सबसे लास्ट लीफ दिखाई दे रही है आपको, वो उसके अंदर से एक यू टाइप का बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये यू टाइप का बोल्ट अटैच किया जाता है और इसके बीच में से आपका रियर एक्सल जाता है। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे आपका रियर एक्सल अप एंड डाउन मोमेंट गिरेगा, उसी की वजह से आपको कंफर्ट फील करेगा और इसके सारे जो फोर्सेस है वो वैनिश कर देगा शैकल के पास और फ्रेम के पास। ओके, तो ये रहा सेमी इलिप्टिकल टाइप ऑफ फ्रेम। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं हम। लिप स्प्रिंग्स आर फॉर्म बाय बेंडिंग, तो ये बेंडिंग से बनाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ स्टील्स। इच स्ट्रैप इज नेम एज लीफ, तो हर एक स्ट्रैप को हम लीफ कहते हैं। द लॉन्ग लीफ इज कॉल्ड एज मास्टर लीफ एंड इट इज consist of eye at both ends. The one is fixed to the chassis frame, the another is fixed to the shackle spring. एक बात यहाँ पे याद रखो, ये जो पिछला वाला चैचिस फ्रेम के साथ जो फिक्स है, यहाँ पे कोई भी टाइप की आपको मोमेंट नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये फिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए ये जो शैकल है ये एक्चुअली रोटेट होता है। ओके, ये टू एंड फ्रो मोशन में रोटेट होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, ये इस तरह से स्विंग होता है, इस तरह से स्विंग होता है। ओके, द स्प्रिंग विल गेट elongated ड्यूरिंग द एक्सपांशन एंड शॉर्टन ड्यूरिंग द compression. दिस चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग्स इज कंपेंसेटेड बाय द शैकल। तो ये जब इसका अपवर्ड मोशन आएगा तो जाहिर सी बात है इसे कहीं तक भी जाने के लिए मोशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या होता है, शैकल इसका फॉरवर्ड मूव हो जाता है ना। द यू बोर्ड एंड क्लैम्प्स आर लोकेटेड एट द इंटरमीडिएट पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग्स। The bronze और rubber bushes are provided at the both eyes of the master leaf. तो यहाँ पे कुछ आपके bushes दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले रबर के होते हैं या फिर ब्रॉन्ज के होते हैं। अगला टाइप है कॉइल स्प्रिंग का। कॉइल स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल राउंड स्पिरल्स विच इज रैप्ड इन द हेलिक्स शेप। ओके, तो ये हेलिक्स शेप के साथ रैप किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ आपको
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। द स्ट्रेंथ एंड द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉइल स्प्रिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉइल की डायमीटर, द सेकेंड इज नंबर ऑफ कॉइल्स, द थर्ड वन इज हाइट ऑफ द स्प्रिंग्स एंड द फोर्थ वन इज डायमीटर ऑफ द स्टील कॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इसकी कॉइल की स्ट्रेंथ कितनी होगी और उसकी हैंडलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। ओके, द लार्जर डायमीटर ऑफ द स्टील इज स्टीफर द स्टील। ओके, जितना ज़्यादा डायमीटर उसका ज़्यादा होगा उतना ही आपका स्प्रिंग स्टीफ होगा। ओके, द शॉर्टर द हाइट ऑफ द स्प्रिंग द स्टीफर द स्प्रिंग। ओके, तो जो हाइट आपकी जितनी शॉर्ट रखेंगे उतनी वो स्टीफ रहेगा, जितना ज़्यादा उसका हाइट बढ़ा देंगे उतना ही वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, स्टीफ नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद द फीवर द कॉइल्स द स्टीफर द स्प्रिंग। कॉइल्स जितने ज़्यादा कम रखेंगे आप नंबर ऑफ कॉइल्स, उतने ही उसका स्टिफनेस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ कॉइल्स के बढ़ा देंगे उतना ही उसका स्टिफ कम हो जाएगा। ठीक है, एक आसान भाषा में आपको मैं बताता हूँ। आप छोटे बच्चों के खिलौने में से एक स्प्रिंग निकाल लो, उस पर आप देखोगे उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके डायमीटर काफ़ी कम होती है और उसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा स्टिफ नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आपके पेन के अंदर भी आप ये छोटा सा जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी स्टिफ नहीं होता है। ओके, फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी सारा, क्योंकि उसे नंबर ऑफ उसके टर्न्स बहुत होते हैं, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका डायमीटर काफ़ी कम होता है स्टील का, है ना। ये कॉइल स्प्रिंग का आप यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम निकाल के दिया हो सिमेटिक। देखिए अब ये जो इसके अंदर के जो टर्न्स दिखाई दे रहे हैं ये होता है कॉइल का डायमीटर, एक्चुअली आउटसाइड डायमीटर। ये होती है हाइट उसकी, फ्री लेंथ, और जब इसके मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो उसे कहते हैं हाइट ऑफ कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। ओके, उसके बाद एक सिंगल हमने स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन लिया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डायमीटर ऑफ स्टील कॉइल क्या होता है। ओके, और ये होते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स के 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना कॉइल से आपको नंबर 7। ओके, तो ये दोनों मैंने फिक्स करा दिए आपके एक्सल के हाउसिंग के पास। ओके, द कॉइल स्प्रिंग्स आर यूज्ड मेनली विथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन थ्रू they have also been used in conventional rigid suspension also. The energy stored per unit volume is mostly doubled in the case of coil spring than the leaf spring. Okay, तो यहाँ पे कम स्पेस में आपको यानी कि कम वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग में। The coil springs do not have noise problem or nor they have static friction. ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन निग्लिजिबल दिखाई देगा, ये काफ़ी नॉइज भी नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस ये इन्वायरमेंट की वजह से इसमें पानी का कुछ या फिर क्या बोलते हैं मॉइस्चर का कुछ रोल ना हो तब तक। ओके, द कॉइल स्प्रिंग्स कैन टेक द शेयर एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये शेयर के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस भी लेते हैं। द कॉइल स्प्रिंग्स हाउएवर कैन नॉट टेक टॉर्क एक्शन एंड साइड थ्रस्ट फॉर विच अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हैव टू बी प्रोवाइडेड। तो ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए क्या होता है, प्रीवियस केस में हमने देखा था कि जो भी आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन थे, मैकपर्सन हो या फिर विशबोन टाइप हो, कुछ भी हो, वो क्या कर रहे थे आपके वर्टिकल फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स और कॉर्नरिंग फोर्स, काफ़ी सारे फोर्सेस को आप वो उनके अंदर ले रहे थे, समा ले रहे थे। आपका वो आपको फील नहीं करा रहे थे। ओके, काफ़ी सारे डायरेक्शन में। लेकिन कॉइल स्प्रिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, वर्टिकल जो फोर्स होता है वही एक्ट करते हैं। इसमें अगर साइड में तुम थ्रस्ट लगा दो तो ये नहीं ले पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ ये एक्सेलरेटिंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स भी नहीं ले पाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए ये काफ़ी आपको व्हीकल्स में नहीं दिखाई देगा। ओके, ये आपको जनरली किसी व्हीकल्स में कॉइल स्प्रिंग का एप्लीकेशन नहीं दिखाई देगा। ओके, फिर से मैं ये पॉइंट पढ़ता हूँ। द कॉइल स्प्रिंग्स हाउएवर कैन नॉट टेक टॉर्क एक्शन, टॉर्क नहीं लेते, साइड थ्रस्ट नहीं लेते, फॉर विच अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यू हैव टू बी प्रोवाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो साइड फोर्सेस नहीं है इसके वजह से यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा दिया है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं तो एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके साइड फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स और एक्सलेटिंग फोर्स एक्ट ले रहे हैं। हेल्पर कॉइल also is provided sometime used in provided progressive stiffness against the increasing load। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हेल्पर स्प्रिंग का भी यूज़ किया जाता है
ये जो बाहर की स्प्रिंग है इसके अंदर और एक स्प्रिंग डलवा दी जाती है ताकि ये मेन स्प्रिंग को हेल्प करे। और उसके बाद लास्ट आता है टॉर्जन बार। ओके, तो यहाँ पे आप टॉर्जन बार के बारे में देखने से पहले इस जनरल कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए। मान लो ये एक कंपोनेंट है, इसमें मैंने एक बार को फिक्स कर दिया और इसे मैंने ट्विस्टिंग मोमेंट दिया, यानी कि क्या किया, टॉर्क दिया। तो क्या होगा, ये ट्विस्ट अप्लाई करने की वजह से ये जो आपका शाफ्ट है ये क्या करेगा, बेंड होगा। ये इस साइड में होगा, ये उस साइड में होगा, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, टॉर्श हो रहा है, टॉर्जन हो रहा है। ओके, तो इसी का फायदा उठाते हैं हम सस्पेंशन के लिए। ओके, ये है आपका एक्सल, यहाँ पे व्हील आपका अटैच है, उसके साथ ही एक सस्पेंशन आर्म है, एक टॉर्शन बार है और ये चीज के साथ माउंट किया जाता है। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही आपका ये सस्पेंशन अप होगा, ये टॉर्जन बार के अगेंस्ट ये क्या होगा, ट्विस्ट होगा। जैसे ही आपका ये व्हील ऊपर जाएगा, ये चेचिस माउंट के अगेंस्ट क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ओके, तो ये आपको कंफर्ट फील करा देगा। आगे डिटेल में देखिए, इसको मैं अगर 2D डायग्राम में कन्वर्ट कराता हूँ तो ये है आपका फ्रेम, ये है टॉर्शन बार, उसके साथ एक वर्टिकल मोमेंट जा रहा है जिसे व्हील आर्म कहते हैं, और यहाँ पे आपका एक एक्सल है जिसपे आपने आपका व्हील हब अटैच किया है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक टॉर्शन पैदा करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा। So this is the straight bar of circular or square section. It is fixed to the frame at the one end, and a lever or a wishbone shaped member connect its other end to the wheel. तो ये other एक member इसको connect करता है wheel के साथ, एक horizontal member, एक vertical member. The diameter is increased at each end of the bar. तो इसका जो diameter है increase किया जाता है इसके end तक, and the bar is connected with the levers by the seriation. It provided for the adjustment made at the frame end to level the suspension. यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट भी दिखाई जाती है आपको सस्पेंशन की लेवल एडजस्ट करने के लिए। Since the coil spring is form of torsion bar, the rate of both spring depending on the length and the diameter. तो इसका डायरेक्ट डिपेंडेंट करता है कितना ज़्यादा आप इसका लेंथ यूज़ कर रहे हो और इसका डायमीटर किस तरह से यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली देखो, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा इसका टॉर्क प्रोवाइड होगा। ओके, the rate decreases or the spring becomes softer if the length is increased. ओके, तो जितना ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना इसका स्टिफनेस कम होगा स्प्रिंग का, और द डायमीटर इज डिक्रीज, और जितना डायमीटर डिक्रीज करेंगे उतनी ये सॉफ्ट होंगी, जितना डायमीटर आप इंक्रीज करेंगे उतना ये रिजिड बनेगा। हाँ, तो इसका एडवांटेज क्या है, ये लाइट इन वेट है, ये लेस स्पेस एक्वायर कर रहा है। ऑब्वियसली देखिए ना, सारे कुछ भी यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स नहीं है, सिर्फ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर का अटैच किया है। It is maintenance free almost. Its initial cost is less and ride is comfortable. Okay, तो ये सारे फायदे हुए टॉर्जन बार के। हाँ, इसके साथ साथ इसका कुछ एक डिसएडवांटेज भी है। It does not take acceleration and braking thrust, so required additional linkage और lack of friction damping. तो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, ये एक्सेलरेटिंग और ब्रेकिंग टॉर्क नहीं ले रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है और हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं।